इतिहास श्लोक में आपका अभिनंदन है दोस्तों। हम प्राचीन भारतीय इतिहास का पाठ कर रहे हैं। मेरे हाथ में पुस्तक है डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय की बृहत्तर भारत। मैं बृहत्तर भारत बोल रहा हूं क्योंकि पुस्तक का नाम यही है। बृहत्तर भारत भी बोला जा सकता है और बृहत्तर भारत भी बोला जा सकता है। हम इस पुस्तक के पहले अध्याय का पाठ कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं पहले अध्याय की, जिसका शीर्षक है भौगोलिक स्थिति और सांस्कृतिक संक्रमण। इसके हम 2 खंड पूरे कर चुके हैं और आज तीसरे खंड के लिए मिले हैं हम। तो मैं आगे इस पाठ को पढ़ता हूं। जहां आवश्यकता होगी वहां मैं मेरी टिप्पणी, जैसा कि मैं करता आया हूं, अवश्य करूंगा। वे लिखते हैं कि फिर भी जाति विशेष की एक कालावधि में विशिष्ट संस्कृति होती है, जो जैसा ऊपर कहा जा चुका है उसकी निजी है, जिस पर उसकी अपनी छाप होती है। जब एक संस्कृति दूसरी संस्कृति के तत्वों को पचा लेती है, तब इस सम्मिश्रित संस्कृति की कुछ काल तक अपनी इयत्ता बनी रहती है, जब तक नई जाति की नई संस्कृति का प्रभाव उसमें नए विकार नहीं पैदा कर देता। संस्कृतियों का अंतरावलंबन लक्ष्य और अलक्ष्य दोनों रूपों में सार्थक है। लक्ष्य रूप में उसे देखने में तर्क अथवा उदाहरण की आवश्यकता नहीं होती। लक्ष्य रूप में उसे देखने में तर्क अथवा उदाहरण की आवश्यकता नहीं होती, वह प्रत्यक्ष प्रकट होती है। पर उसकी अलक्ष्य एकता भी उसके विशिष्ट रूप के विश्लेषण से प्रकट हो जाती है। काल और देश के परिवेश निश्चय ही उसके प्रत्यक्षीकरण में बाधक होते हैं। ध्यान देने की बात है, काल और देश के परिवेश निश्चय ही उसके प्रत्यक्षीकरण में बाधक होते हैं। संसार की संस्कृतियों के अनेक तथ्य ऐसे हैं जिनका प्रसार सार्वदेशिक और सार्वकालिक रूप से हुआ है। चीनी और दक्षिण अमेरिकी लिपियों को छोड़कर संसार की अन्य प्रायः सभी लिपियां एक ही आधार से विकसित हुई है। हम चाहे लिपि की बात करें, हम चाहे बोली की बात करें, या मित्रों हम चाहे भाषा की बात करें, सभी के बीच पूरे भूगोल में एक जुड़ाव दिखाई देता है। आप अचंभा करेंगे कि राजस्थानी लोकगीत है, यह राजस्थान में आप यूं समझिए इसको कि राजस्थान में विवाह के अवसर पर या दूसरे अवसरों पर जो गीत गाए जाते हैं, इसी तरह के गीत उज्बेकिस्तान के कबीलों में गाए जाते हैं। अब यह समानता कैसे हुई, यह शोध का विषय है। वहां के कबीलों की अनेक परंपराएं राजस्थान से मिलती हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे आपको। खैर, अभी तो हम डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय की पुस्तक का पाठ कर रहे हैं। तो वे लिखते हैं कि संसार की संस्कृतियों के अनेक तथ्य ऐसे हैं जिनका प्रसार सार्वदेशिक और सार्वकालिक रूप से हुआ है। चीनी और दक्षिण अमेरिकी लिपियों को छोड़कर संसार की अन्य प्राय सभी लिपियां एक ही आधार से विकसित हुई है। मिस्री चित्रलिपि, जिसे हेरोग्लिफिक कहते हैं, मिस्री चित्रलिपि से हेरेटिक और डेमोटिक निकली और संभवतः उसी रूप से सुमेरी यानी सुमेरियन सभ्यता की आइडियोग्राफिक का विकास हुआ, जिससे फोनेटिक उच्चारण के अक्षर बने और वर्णमाला अथवा 12 खड़ी का जन्म हुआ। सुमेरी से बाबुली और असूरी तथा खत्ती का विकास हुआ। फिर इब्रानी और फिनिकी यानी फिनिशियन, और उससे ग्रीक, इत्रुस्की और रोमन लिपि का, जिसमें एशिया की भाषाओं को छोड़कर संसार की प्रायः सारी भाषाएं लिखी जाती हैं। असूरी का एक रूप अरबी में विकसित हुआ और अरबी से अरमई तथा फारसी का,
ब्राह्मी का आधार आज खोज पाना कठिन है। ब्राह्मी का आधार आज खोज पाना कठिन है, पर इसमें संदेह नहीं कि वह अपने विकास की समूची मंजिलें समाप्त कर 5वीं 6ठी सदी ईसा पूर्व में भारत में सहसा प्रकट हुई और कुछ ही सदियों बाद अभिलेखों में प्रयुक्त होने लगी। अब आप देख लीजिए कि किस तरह से भाषा का विकास होता है। वे आगे लिखते हैं कि उसमें आधार के किसी रूप का प्रत्यक्ष न हो पाना उसके मूल का अध्यय व्यवसाय पश्चिम के उस लिपि अश्वत्थ की ओर ही संकेत करता है, कारण कि उसके और सिंधु सभ्यता की लिपि में जो अभी तक पढ़ी न जा सकी है, लगभग 1000-1500 सालों का कालांतराल है। लिपि की यह सार्वभौम सत्ता संस्कृति के सार्वभौम साम्राज्य का अद्भुत परिचायक है। कहने का मतलब यह है कि ये जो लिपि है, जो लिखने की कला है, लिखने की शैली है, लिखने का ज्ञान है, लिखने का अभ्यास है, यह किसी क्षेत्र विशेष तक सीमित नहीं है। दुनिया में कब देशों की सीमाएं पार कर जाती हैं लिपियां, इसका पता ही नहीं चलता। देश का मतलब यहां आप स्थान से लीजिए। आगे वे लिखते हैं, भारत के बौद्ध धर्म के प्रति चीनियों की आस्था बढ़ी। उन्होंने भारत से बौद्ध ग्रंथ मंगवाए, पर जब बढ़ती हुई उपासकों की संख्या पारायण के लिए नए धर्म ग्रंथों को मांगने लगी, तब उनकी मांग पूरी करने के लिए ब्लॉक अथवा ठप्पे यानी छपाई के यंत्र बन गए और मुद्रण कला का आरंभ हो गया। मुद्रण के यंत्र के रूप में व्यवहृत होने की यह पहली मंजिल थी। कितनी बड़ी बात है कि ये जो छपाई के यंत्र हैं, वे इसलिए बने कि चीन में भारतीय ज्ञान के प्रति लोगों की रुचि बढ़ गई थी और वे भारत के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहते थे। भारत के ऋषियों ने, मुनियों ने, भारत के संतों ने जो कहा, वे उसे समझना चाहते थे, जीवन में उतारना चाहते थे। और जब ऐसा चाहने वाले लोग ज्यादा हो गए, तो चीनियों ने छपाई का यंत्र बनाया, यानी मुद्रण के यंत्र के रूप में व्यवहृत होने की यह पहली मंजिल थी और जिसका संबंध भारत से है। उसकी दूसरी मंजिल कोरियाई मुद्रकों ने प्रस्तुत की। उसकी दूसरी मंजिल कोरियाई मुद्रकों ने प्रस्तुत की, जब उन्होंने रांगे के टाइप ढाल लिए जिन्हें जापानियों ने पूर्णता प्रदान की। कागज के निर्माण की मंजिलें भी इसी प्रकार पूरी हुई। फिर चीन की सीमा से अटलांटिक सागर तक प्रायः सदी मात्र में शासन फैला लेने वाले अरबों ने इस्लाम के झंडों के साथ मुद्रण के ये यंत्र और कागज भी यूरोप में पहुंचा दिए, जहां स्पेन, इटली और जर्मनी में प्रेस खड़े हो गए। यूरोप में जब धर्म सुधार का आंदोलन चला, यूरोप में जब धर्म सुधार का आंदोलन चला और लातीनी भाषा से प्रादेशिक भाषाओं में, जन बोलियों में बाइबिल के अनुवाद को छापने की आवश्यकता प्रतीत हुई, तब मुद्रण कला अपने निखार पर आई और इन प्रेसों ने आम जनता की आवश्यकता को यूरोप में वैसे ही पूरा किया जैसे ब्लॉक प्रिंटिंग ने चीनी जनता को लाभान्वित करके किया था। किसे गुमान था कि चीनी यात्रियों द्वारा भारत में बौद्ध ग्रंथों की खोज और उपलब्धि एक दिन यूरोप तक सार्वभौम रूप में इस मात्रा में अपना प्रभाव डालेगी। मित्रों, अभी कहा भी था मैंने और मैं फिर कहता हूं कि इस दुनिया में ये जो छपाई की पद्धति विकसित हुई, इसके पीछे वह जिज्ञासा थी, वह उत्सुकता थी लोगों की
भारत के बाहर के देशों के लोगों की, जिसके तहत वे भारत के बारे में जानना चाहते थे, भारत के दर्शन को समझना चाहते थे, भारत के ज्ञान को समझना चाहते थे। वे भारत की ज्ञान और दर्शन से संबंधित व्याख्याओं को समझना चाहते थे। आगे लिखते हैं कि भाषा और साहित्य की दिशा में भी इसी प्रक्रिया का जादू चला। जिस तरह से यह जो एक प्रक्रिया संपन्न हुई मुद्रण की, और वह भारत के कारण हुई, उसी तरह भाषा और साहित्य की दिशा में भी इसी प्रक्रिया का जादू चला। हिंद यूरोपीय भाषाओं का संक्रमण एक ओर हिंद एशिया तक और दूसरी ओर अटलांटिक सागर तक हुआ। साहित्य के क्षेत्र में अनेक ऐसे ग्रंथ हैं जिनका प्रसार संसार में व्यापक रूप से हुआ। बहुत सारे ग्रंथ हैं मित्रों। संस्कृत के अनेक ग्रंथ प्राचीन भारत में दुनिया पढ़ती थी, भारत के बाहर के लोग पढ़ते थे। साहित्य के क्षेत्र में अनेक ऐसे ग्रंथ हैं जिनका प्रसार संसार में व्यापक रूप से हुआ। प्राचीन काल में ही संस्कृत के पंचतंत्र की कहानियां समूचे एशिया को प्रभावित करने लगी। पंचतंत्र लिखा विष्णु शर्मा ने। प्राचीन काल में ही संस्कृत के पंचतंत्र की कहानियां समूचे एशिया को प्रभावित करने लगी और देश तथा काल के व्यवधान को हटाकर यूरोपीय कहानियों का भी वे आधार बनी। आप यदि यूरोप की कहानियां पढ़ें, चाहे वे किसी भाषा में हो, आप पाएंगे कि उन कहानियों पर प्राचीन भारत के पंचतंत्र की कहानियों का प्रभाव है। इतिहास का मतलब केवल युद्धों को पढ़ना नहीं है, केवल संधियों को पढ़ना नहीं है। इतिहास का मतलब केवल यह पढ़ना नहीं है कि किसने किसको युद्ध के मैदान में हराया या किसने किसको युद्ध के मैदान में जीता। इतिहास का मतलब है कि दुनिया के मानस पर किसका प्रभाव पड़ा। एक देश के लोग दूसरे देश के लोगों के दर्शन से और ज्ञान से कितने प्रभावित हुए, यह भी एक प्रकार की विजय है। यदि वे ज्यादा प्रभावित होते हैं तो अपना जीवन आधार, अपना जीवन दर्शन बदल लेते हैं। तो पंचतंत्र की कहानियां यूरोपीय कहानियों का भी आधार बनी। आज के संसार का समूचा साहित्य, समूची कला अन्योन्याश्रित है, यानी एक दूसरे पर आश्रित है, जिसकी बेलें सारे संसार में लगती चली गई है। धर्म के क्षेत्र में तो यह स्थिति और भी व्यापक रूप से सत्य है। मित्रों, धर्म का जहां तक भारत से संबंध है, वह रिलीजन नहीं है। हमेशा कहता हूं कि भारतीय प्रत्ययों को भारत के संदर्भ में ही समझना चाहिए। रिलीजन कभी धर्म नहीं हो सकता। तो धर्म के क्षेत्र में तो यह स्थिति और भी व्यापक रूप से सत्य है। बौद्ध, ईसाई और इस्लाम के अनुगामियों की संख्या आज भी अनंत है। क्या यह कम आश्चर्यजनक है कि एशिया के गांव नजरत के यहूदी परिवार में जन्मे एक व्यक्ति के चलाए ईसाई धर्म के अनुयायी स्वयं एशिया में तो नाम मात्र के हों, पर उनकी संख्या यूरोप और अमेरिका में संख्यातीत हो। देखिए, ईसा का जन्म हुआ एशिया में, और उन्होंने जो रिलीजन चलाया या उनकी शिक्षाओं के आधार पर आगे जाकर जो रिलीजन बना, वह फैला यूरोप और अमेरिका में। कितने आश्चर्य की बात है। ये संस्कृति का प्रभाव है। संस्कृति
का भूगोल पर प्रभाव है और भूगोल का संस्कृति पर प्रभाव है। तो इतिहास पाठ के अंतर्गत हम अब तक 3 बार मिल चुके हैं। हम 3 खंड पूरे कर चुके हैं। डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय की पुस्तक बृहत्तर भारत के पहले अध्याय भौगोलिक स्थिति और सांस्कृतिक संक्रमण के चौथे खंड के लिए हम मिलें। तब तक के लिए अपने इस साथी को आप अनुमति दीजिए। नमस्ते।